नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती क्लास में। हम लोग मुख्य तौर पर अपनी क्लास 9th के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 9th के हमारे प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हमारा अध्याय चल रहा है दोस्तों, उसको हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं। हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप और इसके अंतर्गत हम लोग मुख्य तौर पर जो आपका भूगोल वाला भाग आपको दिखता है जिसको हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं, उसके अंतर्गत आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, आपको ये हमारा चैप्टर मौजूद दिखता है। अब तक हम लोग इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को नहीं देखा है, पहले वो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख लें ताकि उनके लिए लेक्चर 3 को समझना बहुत आसान हो सके। ये जो पूरा का पूरा आपका अध्याय रहा था दोस्तों, ये हमारे भारत के अंदरूनी भागों से संबंधित था कि हमारा जो प्यारा भारत है इसके अंतर्गत हम लोग पर्वतों को देखते हैं, यानी कि पहाड़ों को देखते हैं, इसके अंदर हम लोग पठार को देखते हैं, इसके अंदर हम मैदानी भूभाग को देखते हैं और इसके अंदर हम लोग द्वीप समूह मरुस्थल को भी देखते हैं। तो इसी पर आधारित ही हमारा पूरा का पूरा अध्याय रहा था। अपनी पिछली क्लासेस के अंदर हमने मुख्य तौर पर आप सभी के साथ भारत के अंतर्गत जो हमारा हिमालय पर्वत है उसके बारे में डिस्कशन किया था। फिर हमने आप सभी के साथ मुख्य तौर पर पढ़ा था कि भारत में जो हमारे उत्तर के मैदान हैं वो कैसे बने हुए हैं, उनको हमने समझा था। और उसी के साथ साथ हमने अपनी पिछली क्लासेस के अंतर्गत भारत के अंतर्गत आप देखते हैं कि जो हमारा प्रायद्वीप है, जो दक्षिण भारत का भाग है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। हमारी आज की ये जो क्लास होने वाली है दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग भारत का जो हमारा मरुस्थलीय भाग है ना, भारत के अंदर आपको मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान भी दिखता है। तो ये कहां पर दिखता है ये देखेंगे। भारत के अंदर तटीय मैदान, जो हमारा समुद्र का किनारा है, जो अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा ये समुद्र का किनारा है, इस समुद्र के किनारे पर भी आप देखते हैं कि हमारे पास बहुत से मैदान हैं। अब इस समुद्र के तटीय किनारे पर, ये जो हमारा समुद्र के तटीय किनारे हैं, ये किस तरीके से बने हुए हैं, यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके क्या क्या नाम हैं, उनको देखेंगे। और भारत में द्वीप समूह भी मौजूद हैं। द्वीप समूह का मतलब, द्वीप का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है कि जमीन का ऐसा भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको हम लोग द्वीप कहते हैं या फिर आइलैंड कहते हैं। ठीक है, तो भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, इनको एक एक कर कर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको मरुस्थल की कल्पना करनी है कि मरुस्थल होता कैसा है, भाई जी कुछ इस तरीके से होता है। और आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये एक मरुस्थल का फोटो मैंने आपके सामने रखा है जिसे हम लोग रेगिस्तान भी कहते हैं। भारत का रेगिस्तान मुख्य तौर पर हमें किस नाम से पुकारता हुआ दिखता है दोस्तों, भारत का हमारा ये जो रेगिस्तान है इसको हम लोग थार मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको थार मरुस्थल या फिर थार डेजर्ट भी कहा जाता है। और ये कहां पर है अगर मैं आपसे पूछूं, आप कहेंगे सर ये कैसा सवाल है। बहुत आसान सवाल है दोस्तों। आप सभी को बताएं कि भारत के अंदर जो हमारा रेगिस्तानी भाग है वो हमें कहाँ दिखता है। हमारा जो ये डेजर्ट है दोस्तों, ये हमें इंडियन डेजर्ट हमें कहाँ दिखता है, हमारे राजस्थान के क्षेत्र के अंतर्गत दिखता है और कुछ भाग इसका गुजरात के आसपास के क्षेत्र में भी हमें दिख जाता है ना। तो भारत का ये जो हमारा मरुस्थल है ये हमें अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग पर दिखता है। अब ये अरावली पर्वत क्या है, जरा इसको हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं। अगर आप लोग राजस्थान को देखते हैं तो राजस्थान के एकदम बीच से आप देखते हैं कि एक पर्वत श्रृंखला निकलती है। राजस्थान के बीच से बहुत सारे पर्वत निकलते हैं। इन्हीं पर्वतों को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हीं पर्वतों को हम लोग अरावली पर्वत श्रृंखला के नाम से पुकारते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के नाम से आप देखते हैं कि हम लोग इन पहाड़ों को पुकारते हैं। ये अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को दो भागों में बांट रही है। इधर के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं पूर्वी राजस्थान और इधर के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं पश्चिमी राजस्थान, क्योंकि ये पश्चिम की दिशा में है ना। और अगर आप लोग देखें, मैं अगर आपसे पूछूं कि जो हमारा रेगिस्तान है वो हमें कहाँ दिखता है, वो हमें दिखता है इस तरफ। किस तरफ दोस्तों, इस तरफ हमें दिखता है। ये पूरा का पूरा जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, यहीं पर हमें क्या दिखता है, अरावली रेंजेस के पश्चिमी किनारे पर, अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में हमें क्या दिखता है दोस्तों, हमारा भारतीय मरुस्थल दिखता है, यानी कि भारतीय रेगिस्तान दिखता है। और भारत का ये जो रेगिस्तान है दोस्तों, आप देखते हैं कि यहाँ पर बहुत कम मात्रा, यानी कि नाम मात्र के हिसाब से बारिश होती है। मात्र 140 मिलीलीटर के आसपास आप देखते हैं कि इसके अंदर बारिश होती है। बारिश को हम सेंटीमीटर में नापते हैं, है ना। लेकिन राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर, जैसे जैसलमेर हुआ, इन क्षेत्रों के अंदर आप देखते हैं कि बारिश बहुत कम होती है। एक साल में आप देखते हैं कि 1400 मिलीमीटर के आसपास आपको यहाँ पर बारिश होते हुए दिख रही है। और यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ही शुष्क है। आप देखते हैं कि पानी में हवा में बिल्कुल भी पानी की उपस्थिति नहीं होती है। और यहाँ पर जो पाई जाने वाली वनस्पतियाँ हैं वो बहुत कम है। यहाँ पर पेड़ पौधे भी हमें बहुत कम दिखते हैं। कहाँ पर, हमारे राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, अब
कुछ और बिंदु आप देखते हैं कि दोस्तों यहां से बनते हैं, इसको एक एक कर कर हम लोग समझने की कोशिश करते चलते हैं। तो अगर आप लोग देखें दोस्तों कि ये हमारा पूरा राजस्थान का क्षेत्र है ना। तो आप देखते हैं दोस्तों जैसलमेर हुआ, उसी के साथ बाड़मेर हुआ, उसके साथ आप देखते हैं कि बुलोरा हुआ, जोधपुर हुआ। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमें रेगिस्तान दिखता है। इस पूरे राजस्थान के अंतर्गत आप लोग देखते हैं दोस्तों कि ये जो पश्चिमी राजस्थान है, जहां पर हमें मरुस्थल दिखता है, ये जो हमारा थार रेगिस्तान के आसपास वाला क्षेत्र है, आप देखते हैं कि यहां पर एक नदी भी निकलती है, जो यहाँ की एकमात्र बड़ी नदी है। और उस नदी का नाम क्या है दोस्तों? उस नदी का नाम है लूनी नदी। क्या नाम है दोस्तों? उस नदी का नाम है लूनी नदी। और ये लूनी नदी कहाँ से शुरू हो रही है? तो अगर आप लोग ध्यान से देखें, ये जो हमारी लूनी नदी है, ये शुरू होती है अजमेर के आसपास से, है ना। यहां से ये नदी शुरू होती है, उसके बाद आप देखते हैं कि एक लंबी सी यात्रा कर कर ये आपको दिखती है कहां पर जाती हुई दोस्तों? अरब सागर की तरफ जाती हुई गिरती है। तो इस पूरे क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है लूनी नदी, और इसके साथ कुछ छोटी छोटी सरिताएं, यानी कि छोटी छोटी नहरें भी आके जुड़ जाती हैं। तो लूनी नदी के साथ कुछ छोटी छोटी सरिताएं भी आके जुड़ जाती हैं, जो इसको मजबूती प्रदान करती हैं। उसी के साथ आप देखते हैं कि हमारा ये जो रेगिस्तान है, या फिर जो हमारा जो थार डेजर्ट होता है, या फिर रेगिस्तान के अंतर्गत आप लोग एक प्रकार की आकृति जरूर देखते होंगे। रेगिस्तान के अंतर्गत हमें रेत दिखती है या फिर बालू दिखता है दोस्तों, सैंड जिसे हम लोग कहते हैं। अब यहां पर ना हवाएं चलती रहती हैं, और हवाओं के चलने की वजह से हमें रेगिस्तान के टीले दिखते हैं। हमें रेगिस्तान के अंदर रेत के बड़े बड़े टीले दिखते हैं। और ये जो टीले होते हैं कभी एक जगह होते हैं, जब हवा चलती है तो उस हवा के साथ रेत एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होती रहती है, और इसी वजह से अलग अलग जगह पर अलग अलग इलाकों में रेगिस्तान के अंदर हमें रेत के टीले दिखते रहते हैं। अब ध्यान से अगर हम लोग देखें दोस्तों, एक शब्द यहां पर आपके सामने पेश किया जा रहा है जिसे कहा जा रहा है बरकान। बरकान क्या होता है? बरकान एक प्रकार की आप देखते हैं कि आकृति होती है जो अर्धचंदाकार होती है, यानी कि हाफ आप देखते हैं कि चांद के आकार की होती है, और ये एक बालू का टीला होता है। रेगिस्तान के अंदर अगर आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार के आपको बहुत से रेत के टीले दिखे होंगे। अगर आप लोग देखें दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है ना। तो ये आधा चांद के आकार का आधा ये जो आपका बालू का टीला होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग बरकान कहते हैं। जब एक तरफ से दूसरी तरफ रेत शिफ्ट होती है, तो बहुत बार आप देखते हैं कि रेत का जो टीला होता है उसकी शेप कुछ इस प्रकार से बनी होती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बरकान के नाम से पुकारते हैं। और बरकान का मतलब होता है कि अर्धचंदाकार बालू का टीला, है ना। और ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहते हैं। रेगिस्तान में ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होते ही रहते हैं। चलिए, तो भारत के अंदर मौजूद जो हमारा ये रेगिस्तान था, हमारा जो ये आप देखते हैं कि दोस्तों रेगिस्तानी क्षेत्र था, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। बढ़ेंगे आगे, और यहां पर हम लोग आप सभी के साथ मौजूदा तौर पर डिस्कशन करेंगे भारत के तटीय मैदान के बारे में। हम लोग आप सभी के सामने डिस्कशन कर चुके हैं हमारे हिमालय के बारे में। हमारा, अगर आप लोगों ने पिछले क्लासेस को अच्छे तरीके से देखा है तो आपको पता होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं भारत के हिमालय पर्वत के बारे में। ये हमारा पूरा हिमालय, यहाँ पर हमारा पूरा ये हिमालय पर्वत श्रृंखला रही। इसके बाद फिर हम लोगों ने आपके साथ हमारे मैदानी भाग को देखा। फिर हम लोगों ने आप सभी के साथ अपने क्या देखा दोस्तों? हमने आप सभी के साथ हमारे प्रायद्वीप के बारे में डिस्कशन किया, है ना। उसी के साथ प्रायद्वीप के अंतर्गत जो हमारे पठार होते हैं, जो हमारे भारत के अंतर्गत मौजूद हमारे बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। उनके बारे में मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने अभी अभी आज की क्लास में जो हमारा मरुस्थल है, जो राजस्थान में हमें दिखता है, वो देखा। अब हम लोग समुद्र के किनारे, जो हमारे समुद्र है ना, ये जो हमारा समुद्र है, यहाँ पर भी आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी हमें छोटे मोटे मैदानी भाग दिख जाते हैं। समुद्र के किनारे पर भी हमें छोटे मोटे मैदानी भाग दिख जाते हैं। इन्हीं को हम लोग तटीय मैदान कहते हैं। तट का मतलब क्या होता है? तट का मतलब होता है समुद्र का किनारा। तो समुद्र के किनारे पर भी हमें बहुत से मैदानी भाग दिख जाते हैं। इनके बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में, इनके नामों के बारे में एक एक कर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग देखें दोस्तों कि अगर आप भारत के मानचित्र को देखते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो हमारा क्षेत्र है, ये एक प्रायद्वीप है ना। और यहीं पर यही हमारा समुद्र का किनारा है, और यहाँ पर हम लोग अलग अलग अपने तटीय मैदानों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें हमें दिखता है काठियावाड़ी तटीय मैदान, फिर दिखता है कोंकण तटीय मैदान, फिर दिखता है मालाबार तटीय मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान, उत्तरी सिरकार तटीय मैदान, है ना। और इनके बारे में हम लोग अब एक एक कर आप सभी को डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप लोग देखें कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, अब आप लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कंफ्यूजन मत होइएगा। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसी जमीन जो तीन तरफ से पानी से घिरी होती है। तो अगर आप लोग देखें, यहां पर आपको दिख जाता है क्या? आपका अरब सागर, है ना। ये है हमारा अरब सागर।
इधर क्या दिखता है दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये तो हमारा अरब सागर रहा, इस तरफ हमारा होता है बंगाल की खाड़ी, है ना, जी हाँ, बे ऑफ बंगाल जिसे कहा जाता है, और नीचे होता है हमारा इंडियन ओशन, ठीक है, हिंद महासागर। अगर आप लोग देखें तो तीन तरफ से ये पानी से घिरा हुआ पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, इसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप। और इस प्रायद्वीपीय भारत में आप देखते हैं कि हमें पठारी क्षेत्र भी दिखता है, जिसको हमने डिस्कस किया था, है ना। इस प्रायद्वीपीय भारत में हमें पठार दिखते हैं, है ना, बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं, और इसी के साथ साथ हमें समुद्र के किनारे पर कुछ मैदानी भाग भी दिखेंगे। ये हमारे मैदानी भाग हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए एक एक कर कर जो हमारे मैदानी भाग हैं इनको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम देखते हैं कि दोनों किनारे पर हमें तटीय पट्टियां दिखती हैं। ये हमारी कौन सी दिशा है, अगर मैं आपसे पूछूं, ये हमारी पश्चिम दिशा है दोस्तों, आप सभी को पता है, और ये हमारी पूर्व दिशा है। तो अगर आप लोग देखें कि भारत में समुद्र का किनारा पूर्व पश्चिम दिशा पे भी और पूर्व दिशा पे भी हमें हमारे तटीय मैदान दिखते हैं। और आप देखते हैं कि जो पूर्वी तट है वहां पर आप देखते हैं कि वहां पर मैदानों की चौड़ाई ज्यादा है। तो अगर आप लोग देखें इस चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे कि जो पूर्व की दिशा में हमारे तट हैं उनकी जो चौड़ाई है वो अपेक्षाकृत ज्यादा है, वो ज्यादा चौड़े हैं। और जो पश्चिम की तरफ हमारे मैदान हैं उनकी चौड़ाई कम है, वो बहुत संकरे हैं, है ना। यहाँ पर पहाड़ ज्यादा हैं, आपको याद होगा पश्चिमी घाट पे, अगर आपने डिस्कशन किया था पिछली क्लास में, याद होगा दोस्तों, तो पश्चिमी घाट के अंदर हमें पता है कि यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, लेकिन मैदानी भाग यहाँ पर थोड़ा कम है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग पूर्वी तटीय मैदानों की बात करते हैं तो यहाँ पर मैदानों की जो चौड़ाई है वो अपेक्षाकृत ज्यादा है, ये हमें बड़े दिखते हैं। उसी के साथ आप देखते हैं कि पूर्वी तट के अंदर उत्तर की ओर स्थित मैदान को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं किसके साथ, हमने सबसे पहले डिस्कशन किया पूर्व की तरफ से। हम लोग एक एक कर यहां से इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि पूर्व दिशा में जो हमारा उत्तर की तरफ है ना, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है जो हमें उड़ीसा के आसपास के मैदानी भाग दिखते हैं, इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों। पूर्व दिशा में जो हमारे समुद्र के किनारे पे मैदान होते हैं उसको हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, उसको हम लोग उत्तरी सरकार नाम से, उत्तरी सरकार के मैदानों के नाम से पुकारते हैं। तो पूर्व दिशा में जो हमारे समुद्र के किनारे हैं उनको हम लोग उत्तरी सरकार के नाम से पुकारते हैं। तो भारत में जो हमारा दक्षिण भारत है, यहीं पर हमें समुद्र का किनारा दिखता है, यहीं पर हमें तटीय मैदान दिखते हैं। इनके अंदर दो भाग हमें दिखते हैं, पश्चिम वाला भाग और पूर्व वाला भाग। पश्चिम वाले भाग के अंदर जो मैदानी भाग है उसकी चौड़ाई कम है, पूर्वी वाले भाग में मैदानों की चौड़ाई ज़्यादा है। पूर्व में जो हमारा सबसे पहला वो मैदानी भाग दिखता है उसे हम लोग उत्तर सरकार मैदानी भाग के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, वहीं पर अब तक हमने सबसे पहले आपके साथ उत्तर वाले को देख लिया, उत्तर शिकार मैदान के बारे में। अब हम लोग यहां पर अगर पश्चिम की तरफ बात कर लें कि पश्चिम में हमें क्या दिख जाता है, तो पश्चिम में ये जो हमारा गुजरात है, तो गुजरात के आसपास का जो आपका मैदानी भाग है, गुजरात के आसपास जो हमारा तटीय मैदान है उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, उसको कहा जाता है काठियावाड़ तटीय मैदान। तो गुजरात के आसपास का, गुजरात में जो तट के हमारे आसपास का मैदानी भाग है उसको हम लोग कहते हैं काठियावाड़ तटीय मैदान के आसपास। और गुजरात से जब आप थोड़ा नीचे आ जाते हैं, कहाँ पर, गुजरात से थोड़ा नीचे जब आप महाराष्ट्र में और गोवा की तरफ आते हैं, तो गुजरात और महाराष्ट्र में जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पर जो तटीय मैदान होता है उसको कोंकण तटीय मैदान के नाम से पुकारा जाता है। तो पश्चिम में सबसे पहले हमने देखा कि जो गुजरात की तरफ है उसके अंदर जो गुजरात के आसपास का तटीय मैदान है उसको हम लोग काठियावाड़ी तटीय मैदान के नाम से पुकार रहे हैं। और गुजरात के नीचे जब आप महाराष्ट्र और गोवा में आ जाते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र और गोवा में आ जाने के बाद जो हमारा तटीय मैदान होता है उसको कोंकण तटीय मैदान के नाम से पुकारते हैं। और जब आप इससे भी नीचे आते हैं, जब आप इस क्षेत्र से भी नीचे आ जाते हैं और कौन से राज्यों की तरफ आते हैं, जब आप मुख्य तौर पर कर्नाटक राज्य में आ जाते हैं और उसी के साथ साथ फिर आप केरल राज्य में आ जाते हैं। तो जब आप अपने कर्नाटक और केरल राज्य में आ जाते हैं तो यहाँ पर जो हमारा तटीय मैदान होता है दोस्तों उसको हम लोग मालाबार तट के नाम से पुकारते हैं, है ना। तो जो हमारे तटीय मैदान है इनके अलग अलग नाम हम देख रहे हैं दोस्तों, है ना। पूर्व में हमने सबसे पहले कौन सा देखा, पूर्व में हमने ये जो हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र रहा था उसे उत्तरी शिकार तटीय मैदान कहा। उसके बाद पश्चिम में हमने सबसे पहले आप सभी के साथ गुजरात में देखा काठियावाड़ी तटीय मैदान, उसके बाद मुंबई और गोवा के अंदर कोंकण तटीय मैदान देखा, उसके बाद फिर हम लोग कर्नाटका और केरल का जो तटीय मैदान है उसको हम लोग मालाबार तटीय मैदान कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, कुछ
और तटीय मैदानों की तरफ हम लोग आपको चलते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं कि उसके बाद जो हमारा ये एक और तटीय मैदान है, और इस तटीय मैदान को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कोरोमंडल तटीय मैदान कहते हैं। कोरोमंडल तटीय मैदान का मतलब कि जो हमारा तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र है, ये जो पूरा का पूरा पूर्व दिशा में, ये पूर्व दिशा है ना, जी हाँ, तो ये जो हमारा पूर्व दिशा की तरफ हमारा ये जो तटीय मैदान है जो तमिलनाडु के आसपास पड़ता है, इसे कोरोमंडल तटीय मैदान कहते हैं। तो भारत का तटीय मैदान दो भागों में बटा हुआ है, पूर्व और पश्चिम। पूर्व वाले जो भाग हैं वहां पर ज्यादा चौड़ाई है, पश्चिम वाले तटीय मैदान कम चौड़े हैं। पूर्व वाले भाग के अंतर्गत जो आपका भाग है उसे उत्तरी शिकार तटीय मैदान कहते हैं, जो उड़ीसा के आसपास से शुरू होता है, और उसी में पूर्व दिशा में ही हमें दिखता है हमारा कोरोमंडल तटीय मैदान जो तमिलनाडु के आसपास हमें दिखता है। पश्चिम के अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है गुजरात से, जिसके अंतर्गत हमें दिखता है काठियावाड़ तटीय मैदान। गुजरात से जब आप नीचे आते हैं तो हमें दिखता है महाराष्ट्र और गोवा। गोवा के अंतर्गत जो हमारा तटीय मैदान है दोस्तों, उसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, उसे हम लोग मुख्य तौर पर कोंकण तटीय मैदान के नाम से पुकारते हैं। और उसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो हमारा कर्नाटक है, जब आप लोग महाराष्ट्र और गोवा से नीचे आते हैं कर्नाटक और केरला में, तो यहाँ पर जो आपको दिखता है दोस्तों तटीय मैदान, उसे हम लोग मालाबार तट के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने भारत के अंदर मौजूद जो हमारे मरुस्थल रहे थे उनके बारे में डिस्कशन किया, रेगिस्तान के बारे में, और उसी के साथ साथ फिर हम लोगों ने भारत के अंदर मौजूद जो हमारे तटीय मैदान है उनकी क्या क्या भूमिका रही है, क्या क्या उनका रूप रहा है, क्या क्या उनका स्वरूप रहा है, उसको हमने जाना। आप सभी के सामने अब हम लोग यहाँ पर द्वीप समूह के बारे में डिस्कशन करेंगे। द्वीप का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, द्वीप का मतलब होता है ऐसी कोई जमीन जो चारों तरफ से पानी से घिरी होती है। तो भारत में अगर आप लोग देखें, एक द्वीप समूह हमें देखते हैं, एक द्वीप समूह हमें दिखता है। द्वीप समूह का मतलब बहुत सारे द्वीपों का समूह। तो एक द्वीप समूह हमें दिखता है लक्षद्वीप, जो अरब सागर की तरफ है, और दूसरा जो हमारा द्वीप समूह हमें दिखता है दोस्तों, बहुत सारे हमें द्वीप समूह दिखते हैं, ये हमें दिखता है अंडमान निकोबार आइलैंड, ये बंगाल की खाड़ी में है। ये कहाँ है, ये बंगाल की खाड़ी की तरफ है। ठीक है जी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल। और ये हमें दिखता है कहां पर दोस्तों, ये दिखता है हमें अरब सागर में। ठीक है, चलिए एक एक कर अब इनकी विशेषताओं को देखते हैं। तो भारत के अंदर हमें सबसे पहला जो हमारा द्वीप समूह दिखता है उसे हम लोग कहते हैं लक्षद्वीप। नाम हुआ क्लियर। ये कहाँ दिखता है दोस्तों, ये हमें अरब सागर में दिखता है। जी हाँ, यहाँ पर जो जितना भी सागर है इसे अरब सागर कहा जाता है। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है भाई, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। बहुत छोटा सा है हमारा लक्षद्वीप। इसके जो टोटल आप क्षेत्रफल देख रहे हैं वो 32 वर्ग किलोमीटर के आसपास है ना, 20 वर्ग किलोमीटर के आसपास आपको दिखता है। इसकी जो राजधानी है दोस्तों उसका नाम है कवरत्ती। तो लक्षद्वीप भारत का एक महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। ये हमें किस दिशा में दिखता है, अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, जल्दी कमेंट करके बताइए कि भारत का लक्षद्वीप कौन सी दिशा में है। इधर हमारा उत्तर दिशा होती है ना, आप सभी को पता है कि इधर हमारी उत्तर दिशा है, ये हमारी पूर्व दिशा है, इधर हमारी पश्चिम दिशा है, और नीचे की तरफ क्या है दोस्तों, हमारी दक्षिण दिशा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें हमारा लक्षद्वीप कहाँ दिखता है, ये पश्चिम दिशा की तरफ दिख रहा है, पश्चिम की तरफ, दक्षिण में नीचे की तरफ होता है ना। और हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड ये पूर्व दिशा की ओर हमें देखते हैं। ठीक है, तो आपने देखा दोस्तों कि मुख्य तौर पर लक्षद्वीप अरब सागर में पड़ता है, छोटा सा है, 32 वर्ग किलोमीटर के आसपास। कवरत्ती इसकी राजधानी है। इसके यहाँ पर हमें क्या दिखता है दोस्तों, इस पूरे क्षेत्र में हमें जैव विविधता देखने को मिलती है। जैव विविधता का मतलब हुआ कि यहाँ पर हमें भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के हमें यहाँ पर पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की हमें जनजातियां यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आदिवासी लोग भी हमें यहाँ पर रहते हुए दिखते हैं। उसी के साथ साथ साल 1993 से साल 1973 से पहले, 1973 से पहले आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि जो पूरा का पूरा क्षेत्र था ना लक्षद्वीप, इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। इसको लकाद्वीप भी कहते थे, इसको मीनकाय भी कहते थे, और इसको एमिन द्वीप के नाम से भी पुकारा जाता था। लेकिन 1973 के बाद भारत की सरकार ने इसको एक नया नाम दिया, इसको लक्षद्वीप के नाम से पुकारा गया। ठीक है, तो भारत के पास द्वीप समूह भी हैं, पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, तट के मैदान भी हैं, और द्वीप समूह भी हैं। इसमें सबसे पहला द्वीप समूह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर के आसपास का है। और आप देखते हैं कि ये जो हमारा पूरा का पूरा लक्षद्वीप है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि इसकी राजधानी कवरत्ती है। यहाँ इसको 1973 से पहले अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा था, जैसे मीनकाय, लक्काद्वीप, इन नामों से पुकारा जाता था। आगे बढ़ते हुए
अब हम लोग यहाँ पर भारत के अंतर्गत मौजूद जो हमारा एक और द्वीप समूह है दोस्तों, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसको कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमें कहाँ दिखता है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में दिख रहा है ना, पूर्व दिशा की ओर हमें दिखता है। चलिए, तो आप लोग देखते हैं कि ये जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये क्षेत्र में बड़ा है। अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं ये लक्षद्वीप से बड़े हैं आकार में, और यहाँ पर द्वीपों की जो संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स दिखते हैं और लक्षद्वीप की तुलना में यहाँ पर नंबर ऑफ आइलैंड्स, नंबर ऑफ द्वीप जो हैं वो ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो द्वीप समूह है उनको दो भागों में बांट दिया गया है। अंडमान और निकोबार ये मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि अलग अलग द्वीपों के समूहों के नाम है। उत्तर की तरफ जो हमें आपको क्या दिखता है दोस्तों? उत्तर की तरफ जो आपको दिखते हैं जितने भी आपको आइलैंड्स दिखते हैं, है ना, ध्यान से इसको समझ लेते हैं। तो उत्तर दिशा की तरफ ये जो पूरा का पूरा आपको द्वीप समूह यहाँ पर दिखते हैं उत्तर की तरफ, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मुख्य तौर पर क्या दोस्तों? इनको कहा जाता है अंडमान आइलैंड्स। तो उत्तर दिशा में, उत्तर की दिशा में, उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ जितने भी आइलैंड्स हैं, है ना, इनको कहा जाता है क्या दोस्तों? ये सारे के सारे जितने भी द्वीप समूह हैं इनको कहा जाता है अंडमान आइलैंड्स। और जो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ का मतलब क्या हुआ दोस्तों? आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो दक्षिण की तरफ है ना, आप देखते हैं दोस्तों कि मुख्य तौर पर जो दक्षिण की तरफ है, उत्तर की तरफ ये सारे के सारे जो आइलैंड्स हैं इनको हम लोग अंडमान आइलैंड्स कहते हैं। और यहाँ पर जितने भी हमारे आइलैंड्स होते हैं इनको हम लोग निकोबार आइलैंड्स के नाम से पुकारते हैं। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स लक्षद्वीप की तुलना में बड़े हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में बहुत सारे आइलैंड्स या फिर द्वीप दिखते हैं, और इसके अंदर इनको दो भागों में बांटा गया है मुख्य तौर पर। उत्तर की तरफ जो हमारे आइलैंड्स हैं या फिर द्वीप हैं उनको अंडमान आइलैंड्स कहा गया है, और जो दक्षिण की तरफ हमारे आपको आइलैंड्स दिखते हैं या फिर द्वीप दिखते हैं उनको हम लोग निकोबार के नाम से पुकार रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अंडमान निकोबार के अंतर्गत ही आप लोग देखते हैं कि एक द्वीप भी हमें दिखता है जिसे हम लोग बैरन द्वीप के नाम से पुकारते हैं। और बैरन द्वीप एक ऐसा हमारा द्वीप है जहां पर आपको एक ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी दिखता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एक्टिव ज्वालामुखी दिखता है जो अभी भी धधक रहा है। तो अंडमान निकोबार में आप जब जाते हैं तो वहां पर आपको बैरन द्वीप कर एक क्षेत्र दिखता है, बैरन द्वीप करके एक द्वीप दिखता है। वहां पर आप लोग देखते हैं कि एक एक्टिव वॉल्केनो अभी भी मौजूद है। कोई भी व्यक्ति यहां पर नहीं जा सकता। भारत की सरकार ने किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, आप नहीं जा सकते। अगर आप जाएंगे तो आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे, परमिशन नहीं है जाने की। हाँ, दूर से दिख जाता है आपको कि एक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आप सभी के साथ मुख्य तौर पर भारत के संदर्भ में हमारे जितने भी आपने क्या देखा दोस्तों कि ये जितने भी बिंदु रहे थे उनको एक एक कर हमने डिस्कस किया। आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या है इसको अब जल्दी से रिवाइज करने की कोशिश हम लोग करते हैं दोस्तों। हमने सबसे पहले आप सभी के साथ जो हमारा ये भारतीय मरुस्थल है इसके बारे में डिस्कशन किया, और आप सभी को पता है कि ये जो हमारा भारतीय मरुस्थल है ये हमें कहाँ दिखता है? ये हमें राजस्थान के अंतर्गत दिखता है ना, आप सभी को पता है। और राजस्थान के अंतर्गत हमने क्या देखा दोस्तों कि राजस्थान हमें दिखता है कि ये हमारा राजस्थान है। तो राजस्थान अगर हम लोग देखते हैं तो इसके बीच से, राजस्थान के बीच से आपको दिखता है कि यहाँ से अरावली पर्वत श्रृंखला निकलती है, अरावली पर्वत बने हुए हैं। और इस अरावली पर्वत ने राजस्थान को दो भागों में बांट दिया। इसको कहा जाता है पूर्वी राजस्थान और इस वाले को कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा रेगिस्तान किधर है, तो पश्चिमी राजस्थान में हमें हमारा रेगिस्तान या फिर मरुस्थल दिखता है। और भारत के मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, 140 मिलीमीटर से कम की बारिश आपको होती हुई दिखती है। और यहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन भी हमें दिखती है, वनस्पतियाँ भी बहुत कम उगती हुई दिखती हैं, और बारिश भी बहुत कम हमें इस क्षेत्र में दिखती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने आप सभी के साथ तटीय मैदानों के बारे में डिस्कशन किया। भारत के अगर आप लोग मानचित्र को देखते हैं तो ये जो हमारा क्षेत्र है ये हमारा प्रायद्वीप कहलाता है। और इसी प्रायद्वीपीय भाग में आप देखते हैं कि हमें समुद्र के किनारे पर बहुत से हमारे तटीय मैदान दिखते हैं। ये अगर आप लोग गुजरात के तटीय मैदान को देखते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं काठियावाड़ी तटीय मैदान, है ना, काठियावाड़ तटीय मैदान, है ना, इसको हमने डिस्कशन किया था। इसके बाद मुंबई और उसी के साथ साथ जो हमारा गोवा था, इसके अंदर हमें क्या दिखता है दोस्तों? इसके अंतर्गत हमें दिखता है हमारा कोंकण तटीय मैदान। इसके बाद जब आप कर्नाटका और केरल में आ जाते हैं, यहाँ का जो तटीय मैदान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मालाबार तटीय मैदान। याद है ना आपको? जी हाँ, मालाबार तटीय मैदान। उसके बाद जब आप तमिलनाडु की तरफ पहुँचते हैं तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है? कोरोमंडल तटीय मैदान। याद है आपको? जी हाँ, कोरोमंडल तटीय मैदान। इसके बाद जब आप यहाँ से ऊपर जाते हैं, है ना, उत्तर की तरफ,
सॉरी पूर्व की तरफ, तो यहाँ पर हमें दिखता है उत्तर सरकार तटीय मैदान, है ना। तो ये भारत के तटीय मैदान है, कहाँ कहाँ पर ये हमने देखा। और इन तटीय मैदानों में भी आप लोग देखते हैं कि खेती की जाती है, और इन तटीय मैदानों के अंदर भी हमें एक प्रकार की मिट्टी दिखती है जिसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी मिलती है तटीय मैदानों के आसपास। फिर हमने आप सभी के साथ द्वीप समूहों के बारे में डिस्कशन किया। भारत में 2 द्वीप समूह हमें दिखते हैं। एक दिखता है हमें लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हमें किस तरफ दिखता है दोस्तों? लक्षद्वीप हमें अरब सागर में दिखता है। लक्षद्वीप बहुत छोटा द्वीप है और इसका जो आकार है वो भी बहुत छोटा है। लक्षद्वीप को 1973 से पहले अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा था, मीनकाय, लक्काद्वीप। और इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि जो इसकी राजधानी है उसका नाम है कवरत्ती। ठीक है जी हाँ। फिर हमने अंडमान निकोबार के बारे में डिस्कशन किया। अंडमान निकोबार जो है दोस्तों, ये हमें पश्चिम दिशा में दिखता है ना। पश्चिम दिशा में दिखता है नहीं, अंडमान निकोबार जो है हमें दोस्तों वो पूर्व दिशा में दिखता है। तो अगर आप लोग भारत के मानचित्र को देखते हैं, यहाँ पर हमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखते हैं और यहाँ पर लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनको 2 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। तो जो ऊपर के आइलैंड्स हैं, जो ऊपर के द्वीप समूह हैं, उनको अंडमान कहा जाता है ना। ये जो ऊपर के अंतर्गत मौजूद जितने भी द्वीप समूह हैं उनको अंडमान आइलैंड्स कहा जाता है, और जो दक्षिण में मौजूद जितने भी द्वीप समूह हैं उनको निकोबार आइलैंड्स कहा जाता है। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंतर्गत ही एक द्वीप है जिसका नाम है बैरन द्वीप, जहां पर आप देखते हैं कि वर्तमान समय में एक एक्टिव वॉल्केनो मौजूद है जो अभी भी धधक रहा है, जहां पर कोई भी भारतीय नहीं जा सकता। उसके जाने पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। ठीक है, अब एक एक कर हम लोग जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं उसको एक एक कर आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल दोस्तों कि भारत के तमिलनाडु तट पर स्थित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी सरकार तट, कोंकण तट, मालाबार तट या फिर कोरोमंडल तट? जल्दी से आपको इसका आंसर पेश करना है। देखते हैं कि कौन बच्चा या बच्ची आंसर को हमारे सामने रखेगा कि भारत के उत्तरी तट पर स्थित मैदान को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं। उत्तरी सरकार तट, कोंकण तट, मालाबार तट या फिर कोरोमंडल तट? जल्दी से आपको आंसर देना है। और इसका जो सही आंसर है, अगर आप लोग देखें कि ये हमारा तमिलनाडु पड़ता है और तमिलनाडु के आसपास कहीं जितना भी हमारा तटीय मैदान होता है इसको हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही बना, है ना। इधर पड़ता है उत्तरी सरकार, इधर पड़ता है काठियावाड़ी, इधर पड़ता है हमारा क्या दोस्तों कोंकण, और इधर पड़ता है हमारा मालाबार। और ये क्या है दोस्तों? ये है हमारा कोरोमंडल तट। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि लक्काद्वीप, मीनकाय और एमन द्वीप 1973 से पहले किस नाम से जाना जाता था, है ना। तो लक्काद्वीप, मीनकाय 1977 से किस नाम से जाना जाता है? तो 1973 के बाद से इस क्षेत्र को पहले अलग अलग नामों से पुकार रहे थे। इसको लक्काद्वीप भी कहते थे, मीनकाय भी और एमन द्वीप भी। 1973 के बाद से इस क्षेत्र को नया नाम मिला है। क्या नाम मिला? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार, दोनों? जल्दी से आपको अपने आंसर को पेश करना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हमें पता है कि जो हमारा ये भारत के मानचित्र को अगर हम लोग देखें, अरब सागर में मौजूद जो हमारे ये आइलैंड्स हैं जो कहलाते हैं लक्काद्वीप, मीनकाय और एमन द्वीप, 1973 से पहले इसके अलग अलग 3 नाम थे, लेकिन 1973 के बाद सरकार ने इसको एक नया नाम दिया, लक्षद्वीप, और इसकी राजधानी कवरत्ती रखा गया। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बैरन द्वीप, लक्षद्वीप या फिर इंदिरा पॉइंट? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत बार आपके प्रश्न पत्र में पूछा गया है कि भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है। आप सभी को पता है दोस्तों कि भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है बैरन द्वीप, और ये कहाँ पर दिखता है हमें? ये हमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है वहाँ पर हमें दिखता है ना। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स कहाँ पर है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत हमें दिखते हैं। और ये जो है दोस्तों, ये कौन सी दिशा में दिखता है हमें? पूर्व दिशा के अंतर्गत हमें दिखता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि लूनी नदी कहाँ बहती है? ये जो हमारी लूनी नदी है ये मुख्य तौर पर कहाँ पर बहती है? थार मरुस्थल में, उत्तर के मैदान में, कश्मीर में या फिर प्रायद्वीपीय भारत में? आप सभी को पता है कि दोस्तों अगर आप लोग भारत के मानचित्र को देखते हैं, यहाँ पर हमें राजस्थान दिखता है, और राजस्थान के अंतर्गत ही आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों? यहीं से एक अजमेर से ये नदी निकलती है और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि ये अरब सागर की तरफ जाती है। इसका नाम क्या है दोस्तों? लूनी नदी, और ये थार मरुस्थल की तरफ जाती हुई हमें दिखती है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए,
बढ़ते हैं आगे। एक और सवाल है कि बरकान स्थलाकृति का मतलब क्या होता है, या फिर बरकान का जो संबंध है, बरकान कहाँ पर बनता हुआ हमें दिखेगा? मरुस्थल के अंदर, तटीय मैदान के अंदर, द्वीप समूहों के अंदर, या फिर मैदानी भूभाग के अंदर? तो बरकान भैया जी हमें कहाँ पर बनता हुआ दिखेगा, या फिर बरकान से क्या तात्पर्य है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जल्दी बताइए दोस्तों कि बरकान स्थलाकृति का संबंध हमें कहाँ पर दिख सकता है। ये जो हमें बरकान है दोस्तों, आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर ये मरुस्थल के अंतर्गत दिखता है। जो हमारे रेत के मैदान होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं, एक अर्धचंदाकार अपनी आकृति बनाते हैं, उसी को हम लोग बरकान कहते हैं। रेत के टीले एक जगह से दूसरी जगह पर जब शिफ्ट होते हैं हवा की वजह से, उसके बाद जो एक आधी चांद वाली आकृति बनती है उसी को हम लोग बरकान कहते हैं। ठीक है, चलिए, और ये हमारा रिवीजन रहा था दोस्तों। तो ये तो हमारी आज की क्लास रही। उम्मीद करते हैं कि हमने जो भी बिंदु आप सभी के साथ डिस्कस करे होंगे ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे रहे होंगे। बहुत सिंपल तरीके से आपने हर एक चीज़ को समझा होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोगों से मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उसके अंदर हम लोग इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 करेंगे, और उसके अंतर्गत इस चैप्टर से संबंधित आपके साथ प्रश्न उत्तर को हम लोग समझ लेंगे और उनको करने की कोशिश करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। आप लोगों से मुलाकात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।